हेलो एवरीवन, वेलकम टू अ क्लास ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। प्रोसेस कॉस्टिंग टॉपिक चल रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 करना है आज हमें, यानी लेक्चर नंबर 9। प्रीवियस वीडियो स्पेशली इंट्रोडक्शन वीडियो लेक्चर नंबर 1 में है, तो सारे वीडियो को ऑर्डर में देखें तो ही चैप्टर समझ में आएगा। तो आज जो स्पेशल कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर कॉस्टिंग पीएनएल के साथ कर रहे हैं। अभी तक हमने कॉस्टिंग पीएनएल अकाउंट नहीं बनाया था, तो इंशाल्लाह आज कॉस्टिंग पीएनएल के साथ करेंगे। तो लेट्स बिगिन विद क्वेश्चन नंबर 8। सो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8 में 3 प्रोसेस है। एबीसी, महीना है मार्च का 2014। प्रोसेस एबीसी है क्वांटिटिव इंफॉर्मेशन इन किलोग्राम, केजी है, याद रखें। इनपुट दिया हुआ है, पर केजी का रेट 10 है। सिर्फ इनिशियल का दिया हुआ है ए का, बिकॉज ये ट्रांसफ़र होगा फिर बी में, इसका आउटपुट जो ट्रांसफ़र होगा ए का बी सी में। और एक्चुअल आउटपुट भी दे दिया हमें कंपैरिजन करने के लिए, एबनॉर्मल लॉस एबनॉर्मल गेन के लिए। स्टॉक इन प्रोसेस, देखो ये नया चीज़ है, नया कॉन्सेप्ट है। स्टॉक अकाउंट भी बनाना है यहाँ पे। अगर स्टॉक इन प्रोसेस दे रहा है तो ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक दे रहा है, इसका मतलब है यहाँ पे प्रोसेस स्टॉक अकाउंट भी बनाना है। यानी सिर्फ 3 प्रोसेस नहीं बनेंगे, 3 प्रोसेस के साथ इनके 3 प्रोसेस स्टॉक अकाउंट भी बनेंगे। तो टोटल 6 अकाउंट बनेंगे प्रोसेस के, ए के 2, बी के 2, सी के 2। तो ये चीज़ समझना है, जब आपको ओपनिंग स्टॉक या स्टॉक इन प्रोसेस ओपनिंग और क्लोजिंग देगा तो आपको फिर डबल अकाउंट बनाना पड़ेगा, प्रोसेस ए एंड प्रोसेस ए स्टॉक अकाउंट। तो इस तरह से 6 अकाउंट तो इन्हीं के बन गए। नॉर्मल लॉस दिया हुआ है, परसेंटेज अच्छी बात है। मॉनेटरी इंफॉर्मेशन है, मटेरियल वेजेस है, डेबिट में जाएंगे। तो वैल्यू ऑफ ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक का ये, क्योंकि ये किलोग्राम का इंफॉर्मेशन है, ये केजी, ये यूनिट दिया हुआ है, इसका मतलब क्या है, ये यूनिट है। और इस यूनिट का जो कॉस्ट, इन मॉनेटरी यानी रुपीस की बात कर रहा है, तो ये अब ये ओपनिंग स्टॉक जो 200 यूनिट है और इसका कॉस्ट दिया हुआ है 3880। क्लोजिंग स्टॉक के बारे में बताया नहीं, देखते हैं आगे। और फिर नॉर्मल लॉस का रेट दिया हुआ है, क्योंकि यूनिट परसेंटेज आप यूनिट में निकालोगे और इसका फिर रेट मल्टीप्लाई करके कॉस्ट आएगा। तो ये चीज़ को समझना है आपको। फिर है क्लोजिंग स्टॉक इज टू बी वैल्यूड एट द रिस्पेक्टिव कॉस्ट ऑफ ईच प्रोसेस। तो ये लाइन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ओपनिंग स्टॉक का अमाउंट तो डायरेक्ट दिया हुआ था, क्लोजिंग स्टॉक का अमाउंट ही नहीं है। तो जो हम सीपीयू निकालते हैं, कॉस्ट पर यूनिट फार्मूला डाल के निकालते हैं एबनॉर्मल लॉस एबनॉर्मल गेन वगैरह के लिए, तो वही सीपीयू आपको क्लोजिंग स्टॉक से मल्टीप्लाई करना है, वही रेट अप्लाई करना है। और फिर प्रोसेस अकाउंट बनाइए, प्रोसेस स्टॉक अकाउंट बनाइए, एबनॉर्मल लॉस अकाउंट बनाइए, एबनॉर्मल गेन अकाउंट बनाइए, फिर कॉस्टिंग पीएनएल बनाइए। अब ये इंपॉर्टेंट लाइन है, व्हेन द सेल आउट ऑफ सी प्रोसेस स्टॉक अकाउंट, क्योंकि हमारा लास्ट प्रोसेस अभी प्रोसेस सी नहीं रहेगा, प्रोसेस सी स्टॉक अकाउंट बनेगा, क्योंकि पहला प्रोसेस ए फिर दूसरा प्रोसेस स्टॉक ए। तो उसी तरह से पहला प्रोसेस सी, दूसरा प्रोसेस सी स्टॉक। तो प्रोसेस सी स्टॉक का जो आखिरी माल है वो आपको सेल्स करना है, और वो उसका सेलिंग प्राइस दिया हुआ है 40 पर केजी। तो इसको लास्ट में आपको कंसिडर करना पड़ेगा जब आप कॉस्टिंग पीएनएल बनाएंगे, सेल्स करेंगे। जो भी यूनिट बचेगा आपका, तो उसका रेट दिया हुआ है, तो ये एंड में ध्यान देना। तो बच्चों ये थोड़ा लेंदी सम है, तो सो प्लीज़ एंड तक पूरा देखना और पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा आपका। तो चलते हैं, अभी पहला प्रोसेस ए से शुरू करते हैं। तो प्रोसेस ए और प्रोसेस स्टॉक ए, ये याद रखना, दो दो बनाना है सबके लिए। सिंपल है, फटाफट इनपुट करते जाते हैं। पहला 2000 इंटू 10 ए के लिए कर लेते हैं। फिर इनका एक्सपेंस ले लेते हैं, दो ही एक्सपेंस है, मटेरियल और वेजेस का। और फिर इसके बाद हम लोग क्या लिखते हैं बच्चों, हमेशा नॉर्मल लॉस 2%। 2000 का 2% कितना आया, 40। और इसका रेट दिया हुआ है 1 रुपया, तो ये भी 40 हुआ। अब ढूंढना है एबनॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल गेन, ठीक है। तो उसके लिए सबसे पहले आपको नॉर्मल आउटपुट चाहिए ना। एक्चुअल आउटपुट तो दिया हुआ है हम लोग को, ये रहा 1950, 1925 वगैरह। हमें सिर्फ नॉर्मल आउटपुट चाहिए कंपेयर करने के लिए। तो नॉर्मल आउटपुट बड़ा रहेगा तो एबनॉर्मल लॉस कहेंगे, एक्चुअल आउटपुट बड़ा रहेगा तो एबनॉर्मल गेन कहेंगे। तो नॉर्मल आउटपुट ढूंढ लेते हैं। इनपुट
माइनस नॉर्मल लॉस, यानी ये हो गया 1960। अब इसको कंपेयर करेंगे एक्चुअल आउटपुट से, तो एक्चुअल आउटपुट छोटा है, इसका मतलब नॉर्मल आउटपुट बड़ा है, एक्चुअल आउटपुट छोटा है, तो ये बोलेंगे एबनॉर्मल लॉस। और एबनॉर्मल लॉस हमेशा आता है क्रेडिट में। डिफरेंस लिखना है आपको, 1960 को 1950 से माइनस करके डिफरेंस। अब इसका रेट ढूंढना है, तो रेट का फॉर्मूला होप सो याद होगा। क्या करना है आपको, डेबिट का पूरा ये प्लस करेंगे और क्रेडिट से माइनस करेंगे। सेम वे यूनिट में भी 2000 को 40 से माइनस करेंगे। तो फॉर्मूला लिख लेते हैं यहाँ पे बच्चों, इसका टोटल है 38 और 40 और इधर 2000 और 40, दोनों को फिर एंड में डिवाइड कर दें। आपका सीपीओ आ गया 1940, यहाँ लिख लें, मल्टीप्लाई करें 94 आ गया आपका 194। अब क्या करें, आप क्लोज कर लेते हैं। ऑब्वियसली डेबिट बड़ा है आपका, तो डेबिट साइड का टोटल दोनों साइड लिखें, दोनों को माइनस करके फिर आपका ट्रांसफर टू ए प्रोसेस स्टॉक, ये याद रखना। नहीं तो हमेशा हम लोग क्या कर रहे थे, नेक्स्ट प्रोसेस में शिफ्ट कर रहे थे। अभी स्टॉक अकाउंट आ गया है तो नेक्स्ट प्रोसेस में आपको ए स्टॉक लिखना है आपको। तो अब ये डिफरेंस को यहाँ लिखेंगे प्रोसेस स्टॉक अकाउंट में। सबसे पहले मगर प्रोसेस स्टॉक अकाउंट में हम ओपनिंग बैलेंस लिखेंगे, 200 यूनिट लिखेंगे और इसका अमाउंट दिया हुआ है 3880, तो वो लिखें यहाँ पे। फिर ये ट्रांसफर वाला फिगर लिख लें और फिर इसका क्लोजिंग बैलेंस भी दिया हुआ था 150 यूनिट है और रेट क्या रहेगा 1940 है ना। स्टार्टिंग में बोला था आपको जो प्रोसेस का सीपीयू वही अप्लाई करना, तो 150 यहाँ से आया, 1940 यहाँ से आया, मल्टीप्लाई किए। अब जो बैलेंस आएगा वो बैलेंस जाएगा प्रोसेस बी में, तो अब इसको क्लोज कर लेते हैं। आपका डेबिट ही बड़ा, इसके अंदर भी माइनस करके सीधा ऊपर लिख लें ट्रांसफर टू प्रोसेस बी, तो 2150 से 150 माइनस के 2000, और इसको भी माइनस करके ही लिखें ये बैलेंसिंग फिगर, क्योंकि पॉइंट वगैरह रहता ना तो ये फिगर ऑड हो जाते हैं। तो सिंपली 41,710 को 29,10 से माइनस कर दें तो ये आ जाएगा आपका। अब ये 2000 आपको शिफ्ट करना है प्रोसेस बी में, तो अब चलेंगे हम प्रोसेस बी की तरफ। तो पहला प्रोसेस बी बनेगा, फिर प्रोसेस बी स्टॉक अकाउंट बनेगा। पहला इनपुट ले लेते हैं यहाँ पे जो हमें निकाला अभी, प्रोसेस स्टॉक से, ए का प्रोसेस स्टॉक से ये फिगर निकाले हमने। अभी एक्सपेंस भी लिख लेते हैं 2100 1860 और नॉर्मल लॉस भी लिख लेते हैं 5%, 2000 का 5% 100, और इसका रेट दिया हुआ है नॉर्मल लॉस का स्क्रैप वैल्यू 2 रुपया, तो 200 आ गया। अब वापस से चेक करेंगे एबनॉर्मल लॉस गेन के लिए, तो पहले नॉर्मल आउटपुट निकालते हैं। इनपुट को नॉर्मल लॉस के यूनिट से माइनस करना, यानी 1900 आया। अब 1900 को एक्चुअल आउटपुट से कंपेयर करना। अब बच्चों एक्चुअल आउटपुट बड़ा है, तो एक्चुअल आउटपुट बड़ा है इसका मतलब हो गया एबनॉर्मल गेन, और एबनॉर्मल गेन हमेशा आता है डेबिट में। और आपको डिफरेंस लिखना है 1900 माइनस 1950, डिफरेंस आया 25 का। इसका रेट चाहिए तो रेट का फॉर्मूला वापस से वही है, डेबिट कॉस्ट और नॉर्मल लॉस कॉस्ट माइनस यूनिट 2000 को 100 से माइनस और एंड में दोनों को डिवाइड करें, तो आपका सीपीओ आ गया 22.40। अब क्या करें, दोनों मल्टीप्लाई कर देते हैं और आपको ये फिगर आ गया 560 का। और अभी अब जो बैलेंस आएगा वो बैलेंस जाएगा प्रोसेस स्टॉक में। तो अगेन डेबिट ही बड़ा रहता आपका, तो डेबिट साइड दोनों साइड लिखें और माइनस कर दें, तो ये हो गया 1925 और इसको 200 से माइनस कर दो। माइनस सिंपल हो जाता है, मल्टीप्लिकेशन थोड़ा कैलकुलेशन लंबा होता है, इसलिए हमेशा बोल रहा हूँ माइनस करके लिखें। तो अब ले लेते हैं इसको स्टॉक में, 1925 को यहाँ लिखेंगे, मगर सबसे पहले हम लिखेंगे ओपनिंग बैलेंस ऑफ स्टॉक 300, और 300 का अमाउंट भी दिया हुआ है 6720। अब इसको नीचे लिखते हैं 1925 को, और क्लोजिंग बैलेंस भी लिखना है आपको, तो बी का क्लोजिंग बैलेंस है 400 और 400 का रेट क्या लगाना है 22.4, और फिर सिंपल है इसको भी बंद कर देते हैं। तो आपका डिफरेंस अब जाएगा प्रोसेस सी में, डिफरेंस
तो 2225 को 400 से माइनस करो, 1825 ही आया। अब ये 1825 याद रखना, प्रोसेस सी में लिखना है आपको। प्रोसेस सी में पहला इनपुट कर लेते हैं 1825 का, एक्सपेंस भी लिख लेते, दो ही एक्सपेंस है, मटेरियल और वेजेस। और इसके बाद नॉर्मल लॉस निकालना 8%, किसका? 1825 का 8%। और इसका रेट दिया था 4, तो 584 आ गया। अब वही फंडा है, अभी एबनॉर्मल लॉस हो रहा है कि गेन हो रहा है। तो सबसे पहले नॉर्मल आउटपुट 1825 को 146 से माइनस करेंगे, तो आपका नॉर्मल आउटपुट आया 169। अब इसको कंपेयर करें, ओहो यहाँ पे तो सेम हो रहा है, तो यानी नो एबनॉर्मल लॉस, नो एबनॉर्मल गेन। तो हम डायरेक्टली अब इसको बंद कर सकते हैं। और बंद करने से पहले सबसे पहले सीपीयू निकालना, इसको याद रखें, फॉर्मूला याद रखें। डेबिट को 584 से यानी क्रेडिट से माइनस करें अमाउंट में, और यूनिट में भी सेम प्रोसीजर, और दोनों को डिवाइड करें। सीपीयू आ गया। सीपीयू लगता है क्योंकि आपको यहाँ पे रेट लिख के बताना पड़ता है। तो अब बैलेंस निकाल लें और फिर सिंपली माइनस कर दें। रेट बताना आपको 28। अब इसको लेके जाना है प्रोसेस स्टॉक में। तो सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस लिखेंगे, 100 यूनिट में लिखेंगे और 2800 अमाउंट में लिखेंगे। अब इनको भी ले लेते हैं यहाँ पे, और फिर क्लोजिंग बैलेंस भी लिखना है 59, है ना। इसीलिए हमने सीपीयू निकाला, क्योंकि क्लोजिंग बैलेंस को उस रिस्पेक्टिव प्रोसेस के सीपीयू से मल्टीप्लाई करना होता है। तो 59 इंटू 28। नाउ यू कैन क्लोज। तो डेबिट बढ़ा है और बैलेंसिंग फिगर अब जाएगा कॉस्टिंग पीएनएल में, क्योंकि ये आखिरी स्टॉक है आपका। और ये फिगर मैं आपको क्वेश्चन में स्टार्टिंग बताया था, जो आखिरी सी का स्टॉक रहेगा बैलेंस यूनिट, वो आपको सोल्ड करना है, और उसका रेट बताया था 40। हाँ, क्वेश्चन उसको ध्यान से देखें, तो ये चीज़ समझनी है आपको। तो होप सो प्रोसेस समझ में आया रहेगा। अब हम बना लेंगे एबनॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल गेन, और फिर उसके बाद कॉस्टिंग पीएनएल। और नॉर्मल लॉस भी था, यानी टोटल 4 अकाउंट और बनेंगे अब। तो नॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल गेन और कॉस्टिंग पीएनएल। कॉस्टिंग पीएनएल लास्ट में बनाना है। पहले है नॉर्मल लॉस। नॉर्मल लॉस का सबका प्रोसेस, हाँ, स्टॉक में नहीं था। नॉर्मल लॉस सिर्फ प्रोसेस में था। तो प्रोसेस ए का नॉर्मल लॉस एज इट इज यहाँ कॉपी पेस्ट होगा, तो 41 और 40। और प्रोसेस ए में आपको ये देखना है एबनॉर्मल लॉस हुआ था कि गेन हुआ था। एबनॉर्मल लॉस हुआ था बच्चों। तो एबनॉर्मल लॉस में हम डायरेक्टली सोल्ड कर सकते हैं, तो हम डायरेक्टली वो फिगर कॉपी सामने अपोजिट साइड लिख सकते हैं। तो यहां पे हम डायरेक्टली इसको लिख सकते, एबनॉर्मल लॉस रहेगा तो डायरेक्ट लिख सकते हैं। तो डायरेक्टली बाय बैंक लिखेंगे, और प्रोसेस बी को चेक कर लेते हैं। प्रोसेस बी में क्या था? तो प्रोसेस बी में गेन आया था। अब गेन आया तो याद रखना आपको बाइफिकेट करना पड़ता है इसको। लॉस के लिए कोई टेंशन नहीं, नो लॉस नो गेन के लिए भी नो टेंशन। सी में नो लॉस नो गेन था, तो उसका भी हेडेक नहीं है। हाँ, हेडेक आपको गेन का रहता है, वो ध्यान देना। बाइफिकेट करना पड़ता है आपको, ये 25 के साथ बाइफिकेट करना है। तो 100, 200 तो एज इट इज लिखेंगे, मगर जब आप क्रेडिट में लिखोगे तो बाइफिकेट करना 25 के साथ, ध्यान से। तो वो 100 वाला फिगर तो एज इट इज यहां लिख लेते हैं, मगर अब इसको डायरेक्ट नहीं बेच सकते, क्योंकि ए में एबनॉर्मल लॉस था तो डायरेक्ट बेच दिए, मगर बी में एबनॉर्मल गेन है, तो इसको बाइफिकेट करना पड़ता है आपको। तो जो गेन है वो गेन अलग से बताना पड़ता है। 100 में से 25 का गेन हो अलग से बताएं, तो 100 में से 25 माइनस के 75, ये बैलेंस आप सोल्ड कर सकते हो। रेट सेम ही रहेगा, रेट का हेडेक नहीं है। और प्रोसेस सी में तो एबनॉर्मल लॉस एबनॉर्मल गेन दोनों ही नहीं था, तो इसको भी एज इट इज यहां कॉपी कर सकते हैं। तो नॉर्मल लॉस को जो फिगर है उसको एज इट इज यहां लिखेंगे। तो ये फंडा समझना है आपको। जो प्रोसेस में क्रेडिट साइड नॉर्मल लॉस होता है वो तो एज इट इज यहाँ पे आएगा डेबिट में, और जब सोल्ड करोगे तो ध्यान देना, एबनॉर्मल लॉस है तो डायरेक्ट आप सोल्ड कर सकते हो, कुछ भी नहीं है तो भी डायरेक्ट सोल्ड कर सकते हो। अगर एबनॉर्मल गेन है तो ये बाइफिकेशन समझना, गेन का यूनिट अलग से लिखना, और फिर जो बैलेंस बचेगा वो यूनिट को आपको सोल्ड करना है। तो ये थोड़ा सा ध्यान देने लायक है, प्रैक्टिस करेंगे इंशाल्लाह आ जाएगा। अब इसको क्लोज करते हैं, दोनों साइड सेम ही है तो ये टैली होता है आपका। एबनॉर्मल लॉस
आपका प्रोसेस ए में था तो वहां क्रेडिट था, तो यहाँ पे डेबिट साइड लिखेंगे, है ना। 10, 19, 40 या एज इट इज लिखे हमने। और इसको भी यहाँ पे अभी सोल्ड बताना है डायरेक्टली, क्योंकि यहाँ पे भी हम सोल्ड कर रहे थे, यहाँ पे भी सोल्ड बताएंगे, मगर रेट लगेगा नॉर्मल लॉस का। तो नॉर्मल लॉस का रेट यहाँ है, देखो 1 रुपया, तो 10 को इंटू 1 से बताना है। ये चीज को ध्यान देना आपको। ये जो एंट्री है ये आपके प्रोसेस से डायरेक्टली आ गई, मगर यहां लिखते टाइम याद रखना रेट आपका नॉर्मल लॉस का ही लगेगा। अब इसको क्लोज कर दें, जो भी डिफरेंस आएगा वो जाएगा आपका कॉस्टिंग पीएनएल में। डेबिट ही बड़ा है और डिफरेंस जाएगा कॉस्टिंग पीएनएल में। यहां क्रेडिट है तो कॉस्टिंग पीएनएल में डेबिट साइड। अभी एबनॉर्मल गेन बी में आया था 25 का, वहां पे डेबिट था, तो यहां पे क्रेडिट बाय बी प्रोसेस। और फंडा वही अपोजिट साइड बताना है, मगर यहाँ लिखते टाइम अब जैसे यहाँ बैंक लिखे तो यहाँ बैंक नहीं लिख सकते, यहाँ पे आपको नॉर्मल लॉस ही लिखना है और रेट भी नॉर्मल लॉस का लगेगा। तो बी का नॉर्मल लॉस का रेट कितना था, 2, तो वही लगाया हमने। अब यहाँ पे भी जो भी डिफरेंस आएगा वो कहाँ जाएगा, कॉस्टिंग पीएनएल में। यहाँ पे डेबिट है तो यहाँ पे क्रेडिट रहेगा। तो होप सो ये क्लियर होगा। अब कॉस्टिंग पीएनएल ये तो सिंपल है। तो सबसे पहले आपको जो कॉस्ट ऑफ सी, जो आपका बैलेंस आया था सी के अंदर, वो फिगर यहाँ लिखनी है डेबिट साइड। फिर ये जो यहाँ पे क्रेडिट है, एबनॉर्मल लॉस का क्रेडिट है, तो यहाँ पे डेबिट होगा। एबनॉर्मल गेन में डेबिट था तो यहाँ पे क्रेडिट होगा। फिर आपको सेल्स बताना है। तो सेल्स कैसा बताया था मैंने अभी आपको, देखो ये बताया था बैलेंस, ये 117.20 का, वो यहाँ से लेना है और मल्टीप्लाई बाय 40, क्योंकि आपको जो इनपुट यहाँ बता रहे हो वो एज अ 28 के हिसाब से 48 160 का ये इनपुट यहाँ बता रहे हैं। मगर जब आप बेच रहे हो ये यूनिट को तो 28 से नहीं बेचना। क्वेश्चन में क्या बोला था, रेट 40 का, तो 1720 को 40 से मल्टीप्लाई करना। और अब ये एंट्रियां मुकम्मल हुई है तो अब आपको यहाँ पे बैलेंस निकालना है, नेट प्रॉफिट नेट लॉस। तो आपका क्रेडिट बढ़ा है तो इसका मतलब आएगा आपका नेट प्रॉफिट 20,966। तो 69 310 से ये दोनों को माइनस करके लेके आए। तो होप सो बच्चों थोड़ा लेंदी सम था, मगर ये आपके पूरे पॉइंट क्लियर कर दिया हमने। यहाँ पे प्रोसेस भी बना दिया, प्रोसेस स्टॉक भी बना दिया, नॉर्मल लॉस भी बता दिया, एबनॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल गेन और कॉस्टिंग पीएनएल भी। तो होप सो क्वेश्चन समझ में आ रहेगा बच्चों। प्लीज़ 1-2 बार इसको रिवाइंड करके देखें तो ही क्लियर आइडिया आएगा। तो अब इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। गॉड ब्लेस यू।